Hello students, today I am going to continue our chapter number 5, flow of control. Today we will discuss new topic storing condition. आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे storing condition. ठीक है. In previous class we already discussed about if statement. हमने प्रीवियस क्लास में if स्टेटमेंट को डिस्कस किया था. ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था if else स्टेटमेंट. ठीक है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 151 में नेस्टेड इफ एक स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इस टॉपिक से पहले हमें उसको पढ़ना पड़ेगा नेस्टेड इफ. ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे नेस्टेड इफ. ठीक है, ये टॉपिक देखेंगे. इस टॉपिक से पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिकली रन करके देखिए. मैं वैसे इसकी एक प्रैक्टिकल लैब की क्लास बनाऊंगा, वो आप अटेंड कीजिए. उसमें आपको ये सारे एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और जो टॉपिक है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. अ नेस्टेड इफ इज एन इफ दैट हैज़ अनदर इफ बॉडी और एल्स इफ बॉडी. ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब आप इजी वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, एक इफ़ कंडीशन के अंदर अनदर इफ़ कंडीशन. ठीक है, एक इफ़ कंडीशन के अंदर अनदर इफ़ कंडीशन. जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके थ्रू बताता हूँ कि जब आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो पूछता है कि प्रीपेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि पोस्ट पेड. 1 फॉर प्रीपेड एंड 2 फॉर पोस्ट पेड. जब आप 1 फॉर प्रीपेड सेलेक्ट करते हो तब उसके बाद और ऑप्शंस जनरेट होते हैं. सपोज 1 फॉर your balance, 2 for your data balance, 3 for other value added services and 4 for talk to customer care. एक इफ़ कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन क्या चेक हुई कि 1 फॉर प्रीपेड एंड 2 फॉर पोस्ट पेड. तो आपने 1 सेलेक्ट किया प्रीपेड के लिए, फिर उसके अंदर 4 ऑप्शंस और आए, 1 फॉर बैलेंस, 2 फॉर डेटा बैलेंस, 3 फॉर वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड 4 फॉर कस्टमर केयर. तो एक इफ़ कंडीशन के अंदर आप अनदर इफ़ कंडीशन लगा रहे हो तो वो चीज़ कहलाती है नेस्टेड इफ़. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया. ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पाइथन में हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. ठीक है, और इसकी प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल लैब में वीडियो बनाऊँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिकली करके देखिएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ़ के बारे में, इसका सिंटैक्स कैसा होता है. ठीक है, इफ कंडीशन. ठीक है, कंडीशन लिखी या कंडीशनल एक्सप्रेशन एक ही मतलब है. फिर एक इफ के अंदर अनदर इफ होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर सेमी कोलन जरूर होगा, सॉरी कोलन होगा, 2 डॉट का होना चाहिए. फिर इसके अंदर आपने एक कंडीशन रखी, ठीक, कोलन. फिर इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो उन स्टेटमेंट्स को आप राइट करेंगे या फिर टाइप करेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट्स. फिर ये एल्स पार्ट है. ये एल्स पार्ट किसका है? ये वाले इफ़ का. ठीक है, ये वाले इफ़ का ये एल्स पार्ट है. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी. ठीक, अब एल्स इफ. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर ये ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अनदर कंडीशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं आप. ठीक है, अब इस इफ कंडीशन का भी एल्स पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो. तो ये इसका सिंटैक्स है. बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स यू कैन इम्प्लीमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. इस सिंटैक्स का यूज़ करके आप नेस्टेड इफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रोग्रामिंग में. यहाँ पे क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा. ठीक,
ये कंडीशन फॉल्स होने पर। यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इफ़ के अंदर अनदर इफ़ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ़। ये याद रखिएगा, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ़। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पेज नंबर 152 में 5.9, ठीक है, प्रोग्राम 5.8 थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में हम प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। 5.9 को देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ch इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज हुआ है, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। इनपुट फंक्शन यूज हुआ है, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज। देन इसके बाद एक इफ कंडीशन है, इफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड ch लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट करेंगे, यहाँ पर कोलन जरूर लगाएंगे, तो सिंबल प्रिंट करेंगे यू एंटर्ड अ अपर केस कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में मैसेज लिख दे रहा हूँ, अपर केस कैरेक्टर। ठीक, फिर नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन है, अगर फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये कंडीशन चेक करेगा, ch ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड ch लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। कोलन सिंबल यहाँ भी लगेगा, प्रिंट लोअर केस लेटर। लोअर केस कैरेक्टर। नेक्स्ट एल्स कंडीशन यहाँ पर है, एल्स कोलन, अगर आप कैपिटल A से कैपिटल Z तक कोई कैरेक्टर प्रिंट करते हो या इनपुट देते हो तो क्या प्रिंट होगा, अपर केस लेटर। अगर स्मॉल A से स्मॉल Z के बीच एंटर करते हो तो क्या प्रिंट होगा, लोअर केस लेटर। अगर आप कोई डिजिट या क्वेश्चन मार्क या कोई अदर सिंबल प्रिंट करते हो, इनपुट करते हो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो इस कोड के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे नेस्टेड इफ वर्क करता है। यहाँ पर इनपुट करोगे आप, जो भी कैरेक्टर इनपुट करोगे, सपोज आपने 1 इनपुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा इफ 1 इज ग्रेटर फ्रॉम कैपिटल A एंड 1 इज लेस फ्रॉम कैपिटल Z। कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि आपने प्रॉपर इंडेंटेशन दी है, एक टैब का स्पेस दिया है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक, बट यहाँ पे फॉल्स हो गई। फिर इस कंडीशन में चेक करेगा कि 1 ग्रेटर है स्मॉल a से या फिर 1 इज लेस फ्रॉम स्मॉल z। फॉल्स है, यहाँ पर भी कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर इंडेंटेशन का जरूर ध्यान देंगे कि जब कोई कंडीशन आप लिखते हो तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो प्रॉपर लेफ्ट साइड से प्रॉपर इंडेंट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 टैब का स्पेस आपको मेंटेन करना है। ठीक, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा, स्पेशल कैरेक्टर। आपने 1 इनपुट दिया। अब अगेन आप इस प्रोग्राम को रन कीजिए और इनपुट कीजिए स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल b। अब यहाँ पर स्मॉल b जो रेंज है वो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल b है, यहाँ पर जो रेंज है कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी अगेन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ इस कंडीशन में मूव होगा। ठीक है, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ मूव होगा। यहाँ पे चेक करेगा क्या जो रेंज है वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच आती है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल b है वो स्मॉल a से स्मॉल b के बीच आता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से ये कोड वर्क कर रहा है।
एक इफ़ कंडीशन के अंदर आपने दूसरी इफ़ कंडीशन दे के रखी है, तो ये जो प्रोग्राम होगा नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो और भी एग्जांपल है जिनको प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। तो ये स्टूडेंट था नेस्टेड इफ़। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टोरिंग कंडीशन। Sometimes the condition being used in code are complex and repetitive. In such case, to make your program more readable, you can use named condition. ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है प्रोग्रामिंग में जब जो कंडीशंस जो होती है काफ़ी रिपीटेटिव हो जाती है, मतलब हमें उस कंडीशन को बार बार कोड में टाइप करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। आप उस बड़ी कंडीशन को एक स्मॉल नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंडीशन काफ़ी बड़ी है, वो एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स की है, तो आप इसको 4 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर के स्मॉल नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइथन में ये एक नया फीचर दिया गया है, स्टोरिंग कंडीशन। आप बड़ी से बड़ी कंडीशन को एक छोटे से नेम में स्टोर कर सकते हो और बार बार आप प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्टोर कंडीशंस इन अ नेम एंड देन यूज़ द नेम्ड कंडीशन इन द इफ़ स्टेटमेंट। आप उस कंडीशन को इफ़ स्टेटमेंट के साथ रिपीटेटिव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे आप प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने लिखा कंडीशन 1, एक छोटा सा नाम दे रहा हूँ मैं, कंडीशन 1। ठीक है, अब ये जो नेम है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप 2 कैरेक्टर का देना चाहते हो, 3 कैरेक्टर का देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक नेम दिया है आपने, और इसमें क्या कंडीशन आप दे रहे हो, एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18। ठीक है, आपने क्या दिया, एक कंडीशन दे दी, एज इज़ ग्रेटर इक्वल टू 18। अब इसको प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एक वेरिएबल ले लो एज, इसमें इनपुट करो इनपुट एंटर एज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोड लिखा है कंडीशन 1 इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब इसको आप प्रोग्रामिंग इफ़ कंडीशन के साथ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इफ़ जस्ट आपको ये कंडीशन टाइप कर देनी, जो भी नेम में आपने स्टोर, आपने क्या किया, ये जो कंडीशन है, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इसको किस में स्टोर कर दिया है, कंडीशन 1 में। ठीक है, कंडीशन 1 नाम नेम में आपने असाइन कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इफ़ स्टेटमेंट के साथ उस नेम को टाइप करना है और कोलन का सिंबल पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एलिजिबल फॉर वोट, एल्स पार्ट में पुट कर दीजिए प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंडीशन को, चाहे ये अभी ये तो छोटी कंडीशन है एक, आप बड़ी से बड़ी कंडीशंस को आप किसी भी नेम में स्टोर कर सकते हो और उस नेम को आप इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये एक फीचर है नेम्ड कंडीशन का पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो रिपीटेटिव टास्क को सॉल्व करता है। ठीक है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है, जो हम बड़े से बड़ी कंडीशंस को बार बार लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, हम एक छोटे से नेम में उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू पेज नंबर 157। ठीक है, पेज नंबर 155 में जो टॉपिक है रिपीटेशन ऑफ अ टास्क अ नेसेसिटी। ठीक है, ये लूप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लूप जो होता है जिसको इटरेशन बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे पेज नंबर 159 में, इटरेशन लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसको हम उस पेज में पढ़ेंगे। उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को इसने
एक्सप्लेन किया है, जिसको हम पेज नंबर 159 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को स्किप करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रेंज फंक्शन, फ्रॉम पेज नंबर 157। रेंज फंक्शन है, देखते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज स्पेशल सीक्वेंस टाइप। अ सीक्वेंस इन पाइथन इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यू बॉन्ड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम। ठीक है, रेंज फंक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को जनरेट करता है, स्पेशल सीक्वेंस को जनरेट करता है, जिसे हम एक पर्टिकुलर नेम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सम पाइथन सीक्वेंस टाइप्स आर, कुछ पाइथन सीक्वेंस को हम पाइथन में जो सीक्वेंस है उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ठीक है, स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गई, टपल्स हो गई, ये एक सीक्वेंस को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये रेंज फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 157 में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 5.5, उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है RANGE, उसमें फर्स्ट जो होती है वो होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट। रेंज फंक्शन का जो यूज़ होता है एक पर्टिकुलर लिस्ट को जनरेट करने के लिए होता है, और उस लिस्ट में क्या होते हैं, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, किसका सीक्वेंस होता है, नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट होती है वो लोअर लिमिट होती है और नेक्स्ट होती है अपर लिमिट। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन कॉल L एंड दिस इज U। L फॉर लोअर लिमिट, U फॉर अपर लिमिट, will produce a list having values starting from L, L+1, L+2। ठीक, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये किस टाइप से लिस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं, ये था सिंटैक्स। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, रेंज 0 to 5। ठीक है, इस रेंज फंक्शन का यूज़ आपको लूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, रेंज फंक्शन का यूज़ लूप में होगा। ठीक है, आपने लिखा रेंज 0 to 5, तो ये किस टाइप से लिस्ट को जनरेट करेगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो जनरेट करेगा 0 से 5, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा 0 से 4। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो लोअर लिमिट होती है। ठीक है, लोअर लिमिट मतलब 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, अपर लिमिट -1। ठीक है, 0,5 -1। ठीक है, तो ये 0 से 4 तक का ये लिस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो जब भी जो भी अपर लिमिट है आपकी, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट 5 है तो 5 - 1 मतलब एक कम तक का ये जनरेट करेगा, 0 से इसलिए 4 तक इन्होंने लिस्ट जनरेट किया है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था रेंज का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रेंज 5,0, ये कोई भी लिस्ट जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट स्टेप होता है, डिफ़ॉल्ट स्टेप का मतलब होता है कि 1 इंक्रीमेंट होगा। जैसे इसका जो लोअर लिमिट है 0, तो 0 में 1 प्लस होगा 1, 1 में 1 प्लस हुआ 2, 2 में 1 प्लस हुआ 3, 3 में 1 प्लस हुआ 4। तो जो डिफ़ॉल्ट स्टेप होता है वो होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट स्टेप है 1, 5 में +1 होगा तो क्या होगा, 6 होगा। पर यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट जनरेट करेगा, मतलब जो भी लिस्ट जनरेट होगी उसमें कोई भी मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 में जो डिफ़ॉल्ट स्टेप है वो है 1, मतलब 5 + 1 तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो अपर लिमिट 0 दी गई है, तो ये कोई भी लिस्ट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, रेंज 12 to 18। ठीक है, इस पे अपर लिमिट क्या है, 18, 18 - 1 17। ठीक है, तो
ये कहाँ तक का लिस्ट जनरेट करेगा, 12 to 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, यहाँ तक ये लिस्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू मतलब जो लोअर लिमिट है उसमें 1 प्लस होगा, फिर 1 प्लस होगा, इस टाइप से ये लिस्ट जनरेट होती है, ठीक है। आप स्टेप वैल्यू को भी दे सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 157 में सबसे लास्ट में रेंज फंक्शन जो है, ये जो हमारा सिंटैक्स है, ठीक है, इसमें स्टेप वैल्यू भी होती है, ठीक है, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू भी होती है जो ये डिसाइड करती है कि लिस्ट कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है, लिस्ट में जो एलिमेंट्स है वो कैसे इंक्रीज होंगे, ठीक है। पेज नंबर 158 में देखेंगे, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रेंज 0, 10, 2। तो यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू है, ये जो 2 जो है, ठीक है, ये जो 2 जो है ये स्टेप वैल्यू है, ठीक। तो किस टाइप से लिस्ट जनरेट करेगा, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, बस ये 8 तक का ही जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इंक्रीमेंट वैल्यू होगी, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है, सॉरी इसमें स्टेप वैल्यू मैंने क्या दिया है 2, तो 0 + 2, पहले ये 0 होगा, फिर 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8, ठीक है। 10 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 10 सबसे अपर लिमिट है, तो वो 10 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रेंज 5, 0, -1, ठीक है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू क्या है, -1, तो 5 में वो 1 माइनस करते चला जाएगा, पहले 5 -1 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। लास्ट लिमिट जो है वो 0 है, तो वो 0 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप वैल्यू के थ्रू एक लिस्ट हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। एक और इसका फॉर्म है, रेंज फंक्शन का फॉर्म है, उसको देखते हैं। रेंज टाइप एनी नंबर बिटवीन पैरेंथेसिस, ठीक है। 3 फॉर्म्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म था लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट, सेकंड फॉर्म था लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड स्टेप वैल्यू, ये थर्ड फॉर्म है रेंज फंक्शन का, जिसमें हम सिंपल नंबर टाइप करेंगे। अगर आप सिंपल नंबर टाइप करते हो, ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल देखते हैं इसका, रेंज आपने सिंपल नंबर दिया 5, ठीक है, सिंपल आपने दिया है 5, तो किस टाइप की लिस्ट प्रोड्यूस करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सिंपली क्या करेगा, 0 से लेकर 5 आपने दिया है, तो ये 0 से नंबर स्टार्ट करेगा, और अपर लिमिट -1 आपने 5 जो है अपर लिमिट है इसकी, ठीक है, इसमें लिमिट जो है 5 वो अपर लिमिट है, इसमें एक 1 माइनस मतलब 4 तक का ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये होता है रेंज फंक्शन, जिसका यूज़ हम लूप में देखेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इसका लूप में, ठीक है। आपके बुक में पेज नंबर 158 में एक टेबल दी गई है, स्टेटमेंट्स एंड वैल्यू जनरेटेड, ठीक है। उसमें रेंज फंक्शन की बहुत सारी वेराइटीज़ दी गई हैं, तीनों फॉर्म्स के एग्जांपल दिए गए हैं, उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे वो वर्क करेगा, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ठीक है, जो रेंज फंक्शन से ही या फिर एक लिस्ट से वर्क करता है, ठीक है। देखते हैं उसको कैसे वर्क होगा वो। ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन, दो ऑपरेटर हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। टेक अबाउट इन ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड इन रेंज इन फॉर लूप्स, ठीक है। ये जो ऑपरेटर हैं दोनों, ये रेंज फंक्शन के साथ वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे उनको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको पता है रेंज फंक्शन एक लिस्ट जनरेट करता है, ठीक है। 3 इन रेंज 5, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, 3 इन, आपको पता है रेंज एक लिस्ट जनरेट करता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इन जो ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि ये जो वैल्यू है 3 इस रेंज में है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में क्योंकि ये 3 इसमें है ऑलरेडी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 6 इन रेंज 5 की रेंज क्या है, मतलब 5 अगर ये फंक्शन यूज करते हैं तो किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वर्क करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि 6 इस रेंज में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। ये हो गया इन ऑपरेटर का यूज। अब सेकंड है नॉट इन। तो इसी एग्जांपल को, जो सेकंड एग्जांपल, इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को 6 नॉट इन रेंज 5। यहां पर ये कैसे वर्क करेगा, 6 नॉट इन 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 6 जो है नहीं है इस रेंज में, ठीक है। 6 जो है नॉट इन दिस रेंज, ठीक है, इस रेंज में नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगी ट्रू, क्योंकि 6 ऑलरेडी इस रेंज में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यू कैन सी इन एंड नॉट इन आर द ऑपरेटर्स दैट चेक फॉर मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इंस्टेड अ सीक्वेंस, ठीक है। जो ये चेक करता है कि इस सीक्वेंस में वो मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। इन एंड नॉट इन आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है इन और नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहलाता है, ठीक। आप स्ट्रिंग में भी इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल दिया है पेज नंबर 159 में। सपोज एक एग्जांपल है, स्मॉल ए इन एप्पल, ठीक है। स्मॉल ए जो है एक कैरेक्टर है, क्या वो इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर भी वो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इटरेशन मीन्स लूपिंग को देखेंगे। आज हमने देखा ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, एंड स्टोरिंग कंडीशंस को हमने देखा, और नेस्टेड इफ। 3 टॉपिक आज कवर हुए हैं, और रेंज फंक्शन, ठीक। 4 टॉपिक्स कवर हुए हैं आज। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इटरेशन और लूपिंग। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिकल क्लास भी अपलोड करूँगा, प्रैक्टिकल लैब भी अपलोड करूँगा, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिकली जो भी आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो उसमें उसका सॉल्यूशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। सो प्लीज़ कीप वॉच, कंटिन्यू एंड थैंक यू।